25 जुलाई 2025 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेकर्स में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए। अब इस समझौते का पक्ष बहुत व्यापक था और इसको एक ऐतिहासिक समझौते के रूप में भी बताया जा रहा है। लेकिन क्या यह वास्तव में ऐतिहासिक समझौता है? इसके अन्य पक्ष क्या हैं? इसके विषय में कब से बात चल रही थी? क्यों इसको एक बहुप्रतीक्षित समझौते के रूप में देखा जा रहा है? साथ साथ भारत और ब्रिटेन के संदर्भ में जो व्यापार है उसमें इससे किस तरह के परिवर्तन आने वाले हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस एपिसोड में मिलने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन न्यूज की आज की इस वीडियो में हम भारत और ब्रिटेन के बीच में हुए, भारत और यूके के बीच में हुए एफटीए पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, एफटीए की अगर बात हम करें तो यूके के द्वारा इसके लिए अगर पहल की बात करें, भारत के द्वारा और यूके के द्वारा, दोनों के द्वारा इसके लिए अगर बातचीत की बात करें तो इसकी पहली बातचीत तो 2007 में ही शुरू हो गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा या उसके माध्यम से हम कह लें ब्रिटेन के अंदर ही एक बड़ा बहुमत था कि उसको यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना है और फिर फाइनली वो क्या होता है, ब्रिटेन उससे बाहर निकल जाता है, जिसको ब्रेग्जिट की घटना के रूप में हम जानते हैं। उसके बाद ये चीज पेंडिंग हो गई, लेकिन धीरे धीरे इस बातचीत का दौर फिर चला और 2025 में जब कीर स्टारमर की सरकार बनी है तो इस पर चेकर्स में समझौता हुआ है। आपको बता दें कि चेकर्स मतलब वहां का जो प्रधानमंत्री जहां पर रहते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उनके आवास के तौर पर चेकर्स कोर्ट को कहा जाता है। जैसे कि भारत में आप जानते हैं कि भारत में जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उनको 7 लोक कल्याण मार्ग कहा जाता है, जो पहले 7 रेसकोर्स के नाम से जाना जाता था। एक प्रश्न भी आपके लिए यहां पर छोड़ते हैं कि क्या अब वर्तमान में उसका सरकारी नाम क्या है? भारत में जो भारतीय पीएम का जो निवास है उसका सरकारी नाम इस समय क्या है? जरा कमेंट करके आप बताएं। तो देखिए, फिलहाल इस एग्रीमेंट की जो चर्चा है वो हो रही है क्योंकि ये एग्रीमेंट फाइनल इस पर हस्ताक्षर हो गया है। अब बेसिकली ये होता क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो दो देशों के बीच एक प्रकार का समझौता होता है जिसमें कि व्यापार को आसान बनाने के लिए यह समझौता किया जाता है, ताकि जो भी दोनों देशों के बीच समझौता करने वाले देश हैं इनके बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी आयात और निर्यात को बहुत आसान कर दिया जाए। और आसान कब होगा? जब आप जानते हैं कि एक दूसरे देश में आयात निर्यात की जब प्रक्रिया होती है तो उसमें कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। तो यहां पर कस्टम ड्यूटी को क्या कर दिया जाता है, सीमा शुल्क को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है या समाप्त भी कुछ चीजों में कर दिया जाता है, जिससे कि व्यापार आबाद गति से हो सके। साथ ही साथ कुछ अन्य जो प्रतिबंध होते हैं बाहर के देश से दूसरे देश के साथ आयात निर्यात के, उन प्रतिबंधों में भी ढील दी जाती है या हटा दिए जाते हैं ताकि व्यापार जो है और सुगम तरीके से हो सके। उदाहरण के तौर पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि भारत में आगरा में कोई जूता बन रहा है, वो उस जूते की कीमत मान लीजिए 500 रुपए है, लेकिन वो ब्रिटेन के मार्केट में जब जाएगा तो ब्रिटेन उस पर क्या करेगा, कस्टम ड्यूटी लगाएगा। तो उसमें उसकी वजह से भारत का जो प्रोडक्ट होगा वो ब्रिटेन में जाकर महंगा हो जाएगा। अब ब्रिटेन में जो जूता भारत का प्रोडक्ट वहां पर जाके 500 रुपए पे मान लीजिए जो भी कस्टम ड्यूटी लगा दी गई 20% या 25% जो भी लगा दी गई, जिसकी वजह से इसकी कीमत अपेक्षाकृत बढ़ जाएगी। अब ब्रिटेन में वही जूता 400 रुपए का मिल रहा है। भले ही भारत के जूते की क्वालिटी अच्छी हो, लेकिन अगर तुलनात्मक रूप से दोनों के दाम में तुलना कर देंगे तो काफी वेरिएशन हो जाएगा। तो जो मार्केट में वैल्यू है, ये अच्छा प्रोडक्ट होने के बावजूद वहां पर अपनी वैल्यू की वजह से उस उत्पाद से प्रतिस्पर्धा इसकी नहीं हो पाएगी। प्रतिस्पर्धा तो तब होती है जब लगभग समान कीमत के प्रोडक्ट होते हैं, तो जो बढ़िया प्रोडक्ट होगा उसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा जो कंज्यूमर है वो आकर्षित होता है। तो यही है, इसी चीज को अब समान धरातल पर लाने के लिए हम कह सकते हैं ट्रेड एग्रीमेंट में तमाम ऐसी ढील या शर्तों में छूट दी गई है, लेकिन कुछ ऐसी चुनौतियां भी अब इसमें सामने आएंगी। तो इन सभी पक्षों को विस्तार से आज हम जानेंगे, समझेंगे क्या हुआ है इस ट्रेड एग्रीमेंट में। क्योंकि भारत और यूके के बीच में ये एफटीएस की चर्चा पहले से चल रही थी, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 25 जुलाई 2025 को यहां पर हस्ताक्षर कर दिया गया है, चेकर्स में किया गया है। और ध्यान रखिएगा, चेकर्स जो है वो इसका ऐतिहासिक थोड़ा सा महत्व है। आप देखेंगे कि एक आर्थर ली नाम के व्यक्ति थे ब्रिटेन में ही, और उनकी पत्नी थी, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है इसको सौंप दिया था और तभी से वहां पर प्रधानमंत्री आवास के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो खैर यहीं पर वो हस्ताक्षर किया गया है। ये एक व्यापक व्यापार समझौता है जिसमें कि वस्तुएं भी शामिल हैं, सर्विसेज भी हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा भी है, सरकारी खरीद और नवाचार, ये सभी इसमें शामिल है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या क्या हुआ है, भारत को इससे क्या लाभ होने वाला है और भारत ने किन किन चीजों के लिए ब्रिटेन को यानी यूके को चीजों को ओपन कर दिया है। देखिए, यहां पर प्रमुख क्षेत्रों में बाजार तक अगर पहुंच की बात करें, भारत को लाभ यह होगा कि कुछ ऐसे प्रमुख क्षेत्र थे
जहां पर वहां मार्केट पर भारत की सीधे तौर पर पहुंच होने वाली है। क्यों? क्योंकि पहले इस पर टैरिफ था और अब फिलहाल इस पर टैरिफ में या तो छूट दी गई है या तो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। देखिए कौन कौन से प्रमुख सेगमेंट है उसको देख लेते हैं। तो प्रमुख क्षेत्रों में देखिए शून्य शुल्क की बात की जा रही है, यानी कि इस पर किसी भी प्रकार की टैरिफ नहीं लगेगी। जैसे सबसे बड़ा फायदा होने वाला है यहाँ बनने वाले कपड़ों को, वस्त्र यानी टेक्सटाइल। टेक्सटाइल की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि भारत में वस्त्र के लिहाज से बहुत सारे पारंपरिक ऐसे वस्त्र रहे हैं जो कि भारत हमेशा से इसको निर्यात कर रहा है। अगर आप ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से देखें तो यहाँ पर वस्त्रों के लिए ही बहुत ज्यादा वस्त्र और मसाले दो ऐसी चीजें थी जिनके व्यापार के लिए ब्रिटिशर्स यहाँ पर अट्रैक्ट हुए थे। तो पारंपरिक वस्त्र का एक बड़ा निर्यात और बढ़ेगा इससे जब शून्य शुल्क लगेगा, क्योंकि भारतीय वस्त्रों की मांग काफी ज्यादा है। अब देखिए ये जो वस्त्र हैं, चाहे वो बनारसी साड़ी आप ले लीजिए, चाहे जयपुरी रजाई ले लीजिए, या कॉटन की यहाँ बनने वाली टी शर्ट ले लीजिए, या सिल्क के प्रोडक्ट ले लीजिए, कांजीवरम सिल्क ले लीजिए, तमाम ऐसे यहाँ के वस्त्र हैं जो कि अब ब्रिटिश बाजार में जब जाएंगे और इन पर जब टैरिफ भी जीरो लगेगा तो वहां की जो वस्त्र है, वहां के जो वस्त्र है उनसे इसकी तुलना होगी और उनसे जब इसकी क्वालिटी बेटर होगी तो इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि वस्त्र उद्योग में निर्यात बढ़ेगा। जूते चप्पल की बात कर ले, आगरा कानपुर कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर की चमड़े का कारोबार बहुत बेहतर है, तो ऐसे में यहाँ का जो जूता निर्माण है उसका भी जो शून्य शुल्क है उसकी वजह से क्या होगा, इसका भी निर्यात फुटवेयर जो है हमारा सेगमेंट, इसमें भी बूम देखने को मिल सकता है। रत्न और आभूषण, रत्न आभूषण में भी भारत एक अहम हम कह सकते हैं कि रोल अब निभा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर रत्न और आभूषण की जब भी बात होती है तो सबसे बड़े हीरा तराशने वाले अगर देशों की बात होती है तो उसमें भारत का नाम भी आता है, उसमें अग्रणी है। तो आभूषण निर्यात करने की दिशा में भारत आगे बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब जो जो भी मान लीजिए हीरे का नेकलेस बना, हीरा तराशने का उद्योग यहाँ पर उन्नत है ही। आप कमेंट करके बताएं किस किस जगह पर हीरा तराशने का यहाँ पर उद्योग विकसित है। तो ऐसी दशा में रत्न आभूषण के सेगमेंट में भी हमको फायदा मिलेगा। समुद्री और पशु उत्पाद यानी कि सी फूड, डेयरी, मीट, इसमें भी लाभ होने की संभावना है क्योंकि इस पे भी जीरो टैरिफ कर दिया गया है। अब समुद्र में पाई जाने वाली चाहे झींगा मछली हो, चाहे वो नॉर्मल सी फूड्स हम कह सकते हैं, या गाय का जो दूध है उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, या जो मीट है इसकी भी डिमांड वहां पर बढ़ेगी क्योंकि इस पर भी 0% टैरिफ कर दिया गया है। तो इससे फायदा भारत को होगा, निर्यात बढ़ने की संभावना है। खाद्य क्षेत्र में भी बढ़त होने की संभावना है क्योंकि खाद्य क्षेत्र की अगर आप बात करेंगे तो इसमें 99.7% ऐसे क्षेत्र हैं खाने के मामले में जहां पर आपको टैरिफ लाइनों पर शुल्क हटा दिया गया है, यानी यहां पर भी आपको फायदा दिखने वाला है। चाहे वो खाने के मामले में यहाँ पे भारत के मसाले हों जो पहले से ही डिमांड जिनकी ज्यादा थी, यहाँ यहाँ बनने वाले बिस्किट्स हों, या यहाँ पर जो गाय से बनने वाला घी है, गाय के द्वारा जो उसके दूध से निकलने वाला घी है, कॉफी हो गई, यहाँ के दलहन प्रोडक्ट हो गए, यहाँ की हल्दी हल्दी हो गई, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर से कि काफी यहाँ पर छूट मिला है। पहले इन पर 70% तक शुल्क था, जिससे कि ये सारी चीजें जो आपको अभी बताई गई हैं वहां पर महंगी मिलती थी, तो जिससे वहां के मार्केट में ये प्रतिस्पर्धी नहीं थी। लेकिन अब इनकी डिमांड बढ़ेगी और ये अब 0% शुल्क की वजह से वहां पर ये सस्ती मिलेंगी। तो इसका मतलब कि भारत से इन चीजों का यानी कि जो खाद्य क्षेत्र है उसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, यानी कि निर्यात बढ़ने की पूरी संभावना है, भारत को उसको लाभ मिलने वाला है। अब निर्यात वृद्धि की संभावना इससे है क्योंकि जो लाभ पाने वाले क्षेत्र हैं, यानी जिन जिन सेगमेंट में यहाँ पर निर्यात बढ़ेगा, चाहे वो वस्त्र कह लें, टेक्सटाइल कह लें, चाहे वो यहाँ का फुटवेयर कह लें, चाहे वो खाद्य क्षेत्र की जो अभी चुनिंदा क्षेत्रों को गिनाया गया वो क्षेत्र है, तो इन सारे सेगमेंट से जुड़े हुए लोगों के रोजगार में वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही साथ निर्यात में जब योगदान बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ रहा है और दूसरी तरफ आपको इकोनॉमिकली भी फायदा हो रहा है। अब 2023-24 में जो निर्यात की अगर बात करें, अगर 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार की बात कर ले भारत और यूके के बीच में, तो वो काफी ठीक ठाक था, यानी कि 21.34 अरब डॉलर तक पहुंचा था। अब ये कोशिश है कि इसके माध्यम से इसमें जो निर्यात का हमारा सेगमेंट है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए। अब ये तो द्विपक्षीय व्यापार पूरा था जिसमें कि 14.5 अरब डॉलर हमने क्या किया था, निर्यात किया था, और 8.6 अरब डॉलर हमारा आयात था। अब इसके बाद इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि हमारा जो निर्यात है वो और बढ़ेगा और साथ ही साथ द्विपक्षीय व्यापार का आंकड़ा और ज्यादा आगे जाने की उम्मीद है। अब भारत ने क्या ओपन कर दिया है ब्रिटेन के लिए, उस पर भी देख लेते हैं कि ब्रिटेन को भी तो कुछ क्षेत्रों में लाभ होगा। समझौता तो ऐसे ही होता नहीं है, दोनों देश एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे तभी समझौता होगा। तो यहां पर देखिए उच्च शुल्क वाले जो क्षेत्र हैं वो खोल दिए गए हैं भारत के लिए। जैसे उच्च शुल्क वाले क्षेत्रों की बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर का नाम यहां पर पहले है। ऑटोमोबाइल का मतलब वहां पर जो भी अब जैसे गाड़ियां बन रही हैं,
वो भारत में अब आएंगे और भारत में बिकेंगी। विशेष तौर पर इन गाड़ियों पर 110% टैरिफ लिया जा रहा था, अभी तक लगाया गया था। तो उससे क्या था, ब्रिटेन की गाड़ियां भारत के मार्केट में आते आते काफी महंगी हो जाती थी। जैसे वहां का एक प्रतिष्ठित, वहां की एक गाड़ी है जैगुआर, जैगुआर जो है वह यहाँ पर आकर काफी महंगी हो जाती थी, लेकिन अब इसको घटा के इस पर टैरिफ 10% जब हो जाएगा तो जैगुआर गाड़ी यहाँ के मार्केट में अब कंपटीटर बनने वाली है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भारतीय कंपनियां हैं उनके सामने एक चुनौती यहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर में अब देखने को मिलेगी। एरोस्पेस की अगर बात कर लें तो शुल्क को पूरी तरह से समाप्त कर लिया गया है, तो एरोस्पेस से संबंधित चीजें भी यहाँ पर आएंगी। इलेक्ट्रिकल मशीनरी, उस पर भी शुल्क जो 22% से कम कर दिया गया है। ये वो सेगमेंट है जहां पर उच्च शुल्क पहले था, अब उसको कम किया गया है। इसके अलावा शराब, शराब पर कुछ कंडीशंस के साथ छूट दे दी गई है। अब ब्रिटिश शराब जैसे कि विस्की है, रम है, ब्रांडी आदि पर 150% जो शुल्क लग रहा था, अब उस शुल्क को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। हालांकि इसके लिए एक एमआईपी होगा, यानी कि मिनिमम जो इंपोर्ट प्राइस होगा वो निर्धारित किया जाएगा कि इस कीमत से नीचे वो नहीं आएंगी। लेकिन ये यहां पर कर दिया गया है कि अगर कोई ऐसी लिकर है जो कि $5 प्रति लीटर या $6 प्रति 750 मिलीलीटर से अधिक की है, यानी इससे ज्यादा उसका दाम है, तो पहले वर्ष में 110% आएगा और धीरे धीरे उसमें 10 वर्षों में ये 75% तक ये पहुंचेगा। तो 110% से जो फिलहाल 150% शुल्क है, वो पहले वर्ष में 110% रहेगा और फिर धीरे धीरे 10 वर्षों में 75% पर पहुंचेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि जो ये वाली इंडस्ट्री है, आपकी शराब वाली इंडस्ट्री है, यहां भी आपको अब ब्रिटिश शराब देखने को मिलेंगी। सरकारी खरीद की अगर बात करें, पब्लिक इस प्रोक्योरमेंट में बात करें, इसमें भी एक बड़ा चेंज है। इसमें चेंज ये है कि सरकारी खरीद में जैसे भारत की कोई भी कंपनी थी, अब तक भारत सरकार अगर कोई टेंडर निकाल रही थी तो भारत की कंपनी उस टेंडर को ले रही थी। लेकिन यहां पर यूके की कंपनियों को क्लास 2 टेंडर में भाग लेने की अनुमति मिल गई है। यानी कि अब यूके की कंपनी क्या करेगी, अब यहां पर आएगी और वो भी सरकार के द्वारा जो टेंडर दिए जाते हैं, अब उसमें वो भी अपनी भूमिका निभाएगी। यानी सरकार जब कोई भी वस्तु या सेवा खरीदती है, जैसे मान लीजिए कि सरकार को कोई सड़क बनाना है, तो सरकार क्या करती है, सड़क बनाने के लिए टेंडर निकालती है, या रेल इंजन से संबंधित या कंप्यूटर से संबंधित किसी भी चीज से संबंधित वो काम हो सकता है, सरकार कंपनियों को टेंडर देती है। अब यहां पर क्या होगा, ब्रिटेन की कंपनी भी आएगी और वो भी टेंडर ले सकती है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। शर्त ये है कि वो लोकल वॉल्यूम एडिशन यानी कि स्थानीय मूल्यवर्धन का ध्यान रखेगी, बशर्ते कि वे कम से कम, उसमें एक कंडीशन जोड़ी गई है कि कम से कम 20% जो है ऐसा माल वो इस्तेमाल करेगी, प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगी, 20% चीजें उसमें इस्तेमाल करेगी जो कि भारत की हो, बाकी 80% वो बाहर की चीजें इस्तेमाल कर सकती है। तो यहां पर ये कंडीशन जोड़ दी गई है कि यहां पर लोकल वैल्यू एडिशन उसको करना होगा, यानी कि स्थानीय मूल्यवर्धन उसको 20% यहां पर रखना होगा। फिर वो क्या कर सकती है, यूके की कंपनी भी क्लास 2 टेंडर में हिस्सा ले सकती है। यानी ऐसी विदेशी कंपनियां जो यहां पर यहां की 20% चीजों का इस्तेमाल करते हुए काम करे तो उसको क्लास 2 टेंडर के अंतर्गत हम मानते हैं। तो फिलहाल इसमें इसको मिला है और 80% तक वो बाहर की चीजों को, बाहर की सामग्री इस्तेमाल कर सकती है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन, चीन, किसी भी देश का बना हो। तो ये जरूर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है, ये वाला जो प्रोविजन है। आगे चुनौतियों में इसकी हम चर्चा करेंगे। अब रणनीतिक बदलाव और चिंताओं में क्या क्या है। अब इन सारी चीजों से अभी तक तो सभी अच्छी अच्छी बातें आपको दिखाई दे रही थी, लेकिन सब पॉजिटिव बातों के साथ साथ कुछ चिंताएं होती, समय के साथ उन चिंताओं को दूर करने के लिए प्रयास भी करना चाहिए। तो देखिए, चिंताओं की बात करें तो सरकारी खरीद नीति में एक तो बदलाव होगा, क्योंकि भारत के द्वारा किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में दी गई अब तक की यह सबसे बड़ी छूट है। तो यहां हम कह सकते हैं कि जो सरकारी खरीद है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम एक पहल चला रहे थे, भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से एक पहल चलाई गई थी, मेक इन इंडिया। यानी कि हम क्या कर रहे थे, इसके तहत इंडिया में बनी हुई चीजों को ही हम बढ़ावा दे रहे थे, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे। तो यहां पर कहीं ना कहीं इस पॉलिसी को थोड़ी सी, ये पॉलिसी कमजोर करेगी, क्योंकि यूके की कंपनी जब आएगी आपके सरकारी टेंडर में 80% बाहर की चीजों का इस्तेमाल करेगी, 20% तो यहाँ की चीजों का इस्तेमाल कर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आपकी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा वीक होता यहां नजर आएगा। और भविष्य के समझौतों के लिए हम कह सकते हैं कि चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो या अमेरिका हो, वो भी तो इस चीज को देख रहा होगा, तो वो देखेगा तो उसके लिए एक मॉडल के तौर पर ये चीज सामने आएगी। तो हो सकता है कि भविष्य में वो भी दबाव बनाए इस तरह की अपने यहाँ की चीजों को, भारत के मार्केट को यूज करने के लिए, क्योंकि भारत का मार्केट एक सशक्त मार्केट है। हर बाहर का देश चाहेगा भारत में अपनी व्यापारिक जो है पहुंच को मजबूत करने के लिए, तो ये एक मॉडल भी बन सकता है। दूसरी बात जो है वो है बौद्धिक संपदा अधिकार, यानी आईपीआर में कुछ रियायत दी गई है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट है उसमें रियायतें दी गई हैं। अब देखिए पहले क्या था, जैसे इसको समझिए, इसमें सबसे ज्यादा असर जो पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है भारत की दवा उद्योग पर। दवाओं में अगर बात करें तो जेनरिक दवाएं हम बनाते थे, जो कि जेनरिक दवा सस्ती होती है। कोई भी दवा होती है तो उसको दवा जो कंपनी खोजती है उसके पास उसका पेटेंट होता है, उसके पास उसका अधिकार होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, यानी कि बिना उसकी अनुमति के कोई उस दवा को नहीं बना सकता है। तो आईपीआर की मान लीजिए उसके पास जो पेटेंट है उस पेटेंट की अवधि 20 वर्ष है, तो 20 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति बिना इस कंपनी की अनुमति के उसको वो दवा नहीं बना सकता है। लेकिन 20 वर्ष की जो पेटेंट की अवधि है जब समाप्त हो जाती है तो उसकी जेनरिक दवा बन सकती है। और भारत की बात करें तो भारत विश्व में सबसे बड़ा जेनरिक दवा बनाने वाले देश में से है। तो ऐसी दशा में जब ये जेनरिक आईपीआर में जो रियायत दी गई है ये एक बाधा उत्पन्न कर रही है। क्या कर रही है अब उसको देखिए। जैसे अब तक क्या था कि भारत में स्वैच्छिक लाइसेंसिंग को प्राथमिकता दी गई थी। स्वैच्छिक लाइसेंसिंग को प्राथमिकता दी गई थी का मतलब कि अगर कभी कोई चीज, कोई दवा मान लीजिए कि कोई बाहर की कंपनी है वो बना रही है और उस दवा की कीमत मान लीजिए वो 5 लाख रुपए का इंजेक्शन है, लेकिन अब भारत में अगर कोई गरीब व्यक्ति है उसी रोग से पीड़ित हो गया और उसको ये इंजेक्शन 5 लाख में तो भारत में नहीं खरीद सकता है, तो भारत की सरकार क्या करती थी, एक कंपल्सरी लाइसेंस देती थी। भारत की सरकार क्या करती थी, कंपल्सरी लाइसेंस अपने यहाँ के लोगों को दे देती थी, जिसका प्रोविजन वहां पर विधि सम्मत था। और उस लाइसेंस के तहत, कंपल्सरी लाइसेंस के तहत भारत की में वो कंपनी क्या करती थी, दूसरी कंपनी कोई भी उसकी सस्ती दवा बना लेती थी, जिससे कि गरीब आदमी को यह दवा उपलब्ध हो जा रही है। मान लीजिए 5,000 रुपए में ये इंजेक्शन उपलब्ध हो जा रहा है। लेकिन अभी इसमें जो प्रोविजन किया गया है, यहां पर क्या किया गया है कि जो स्वैच्छिक लाइसेंसिंग है, स्वैच्छिक लाइसेंसिंग का मतलब कि जो कंपनी, जिस कंपनी के पास पेटेंट है, बिना उससे पूछे आप नहीं ये काम कर सकते हैं। कंपल्सरी लाइसेंस जो आप दे रहे थे वो अभी आप नहीं दे पाएंगे। और साथ साथ 3 वर्ष तक आपको वेट करना होगा। विनम्रता से आप उससे पूछेंगे कंपनी से कि भाई हम इस पे बनाना चाहते हैं, आपकी अनुमति है? अगर वो दे दी अनुमति तब तो ठीक है, अगर अनुमति नहीं दी है तो आपको 3 साल तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पेटेंट धारकों को 3 वर्षों तक जानकारी छुपाने की भी अनुमति है, यानी कि वो ये भी नहीं बता पाएंगे कि उनकी पेटेंट की अवधि समाप्त है कि नहीं है, वो दवा बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। ये चीज उनको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर उनको पावर ज्यादा मिल रही है। तो बौद्धिक संपदा अधिकार में जो पेटेंट रखने वाली मूल कंपनी है उसको थोड़ा सा यहाँ पर पावरफुल किया गया है। तो विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इससे जो सस्ती दवाएं बन रही थी उनकी उपलब्धता पर अब थोड़ा सा असर पड़ सकता है। तो ये एक सेगमेंट ऐसा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए ये पहली बार 2007 से शुरू हुई ये इसकी चर्चा और फाइनली 2025 में आके ये अपने कार्य रूप में परिणत हो गई है। इसके अलावा भी एक आध समझौते हुए हैं, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी को लेकर एक समझौता हुआ है। भारत के जो आईटी और अन्य पेशेवर जो लोग थे उनको एक जो टैक्स था, अब एक मुफ्त वो टैक्स दे सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी टैक्स जो है वो अदा कर सकते हैं ब्रिटेन में। तो भारत और यूके के बीच में हालांकि अभी एक और चीज है जिसको कि हम बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी कहते हैं, उस पर अभी बातचीत चल रही है। वो अभी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है, लेकिन फिलहाल एफटीए के तौर पर भारत के कुछ ऐसे सेगमेंट जरूर हैं जिसके निर्यात में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ चिंताएं भी हैं जिनकी चर्चा आपके सामने अभी कर दी गई है। तो निर्यात बढ़ाने का भारत के पास एक अच्छा मौका जरूर है, लेकिन साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि जो घरेलू उद्योग हैं उनकी सुरक्षा और उनके लिए नीति भी एक चुनौती के रूप में हमारे सामने दिखाई दे रही हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल आपके लिए छोड़ते हैं एक अभ्यास प्रश्न और कमेंट में आपसे पूछते हैं कि इस एफटीए को आप किस रूप में देखते हैं। तो देखिए नए समझौते के अनुसार पेटेंटधारी कंपनियां कितने वर्षों तक काम करने की जानकारी छिपा सकती हैं? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष? तो इस सवाल का जवाब हमें विश्वास है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और सही देंगे। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।